जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई की रातों में एक अलग ही नशा है और मेरा नशा है पैसा, ताकत और मेरा बेतहासा अहंकार। लोग मुझे रेयांश मल्होत्रा कहते हैं, जिसके लिए दुनिया भर की लड़कियां अपनी पलकें बिछाती हैं, लेकिन मेरा दिल एक ठंडे पत्थर जैसा था। उस शाम घर से निकलते वक्त फिर वही ड्रामा हुआ। डाइनिंग टेबल पर मेरी माँ कंचन मल्होत्रा मेरा इंतजार कर रही थी। रियांश बेटा, आज फिर इतनी रात को रुक कर 2 मिनट बात तो कर लो। देखो तुम्हारी उम्र हो रही है, शादी करके घर बसा लो। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह वही मिन्नत थी। मैंने अपना कोट पहनते हुए उन्हें नफरत भरी नज़रों से देखा। घर बसा लो? किसके साथ? आपकी तरह जिसने पूरी उम्र कड़वाहट में गुजार दी, या फिर उस शख्स की तरह जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? माँ की आंखें भर आईं। बेटा, वो सब एक गलतफहमी थी। चुप रहिए, मैं चिल्लाया। शादी जैसे शब्द से भी मुझे नफरत है। अगर शादियां ऐसी कड़वाहट भरी होती हैं तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। मैं उस अतीत से नफरत करता हूँ। मैंने दरवाज़ा जोर से पटका और अपनी फरारी में सवार होकर सीधा द ग्रेट इम्पीरियल पहुँचा। मुझे नहीं पता था कि आज की रात मेरी नफरत को एक नया नाम मिलने वाला है। होटल के वीआईपी लाउंज में धुआं और महंगी शराब की खुशबू फैली थी। तभी वह लड़की आई, सांझ, नीली फॉर्म शर्ट और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वह एक वेटर्स थी, पर उसकी आंखों में गरीबी का डर नहीं, एक आग थी। गलती से उसने मेरी टेबल पर वाइन गिरा दी। मेरा अहंकार जाग उठा। मैंने उसे सबके सामने अपमानित करना शुरू कर दिया। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अमीर इंसानों को देखकर उनके पास जाने के बहाने ढूंढती हो। होटल द ग्रेट इम्पीरियल का वह वीआईपी लाउंज अब और भी भारी महसूस हो रहा था। रियांश ने जो शब्द कहे थे वे सांझ के कान में पिघले शीशे की तरह चुभ रहे थे। अपने दोस्तों और उन मॉडल्स के सामने अपनी मर्दानगी को और रसूख को दिखाने के लिए रियांश ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने वाइन का ग्लास टेबल पर पटक दिया और लड़खड़ाते हुए सांझ के बेहद करीब आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और नशा था। सुनो लड़की, तुम जैसों को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये इंसानियत और माफ़ी का नाटक सिर्फ अपनी कीमत बढ़ाने के लिए है ना? बोलो, एक रात की क्या कीमत लोगी? जितना ये होटल महीने भर में नहीं कमाता, उतना मैं तुम्हें एक टिप में दे सकता हूँ। उसके दोस्तों ने ठहाका लगाया। सांझ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना एक बात थी, लेकिन उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। इससे पहले कि रेयांश अपनी बात पूरी कर पाता, पूरे हॉल में चटाख की गूंज सुनाई दी। सांझ का हाथ रेयांश के गाल पर छप चुका था। रेयांश का चेहरा एक तरफ झुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां मौजूद लोगों की सांसें सुनी जा सकती थी। मुंबई के सबसे बड़े टाइकून को एक मामूली बेटर्स ने सबके सामने थप्पड़ मारा था। रेयांश की आंखों में खून उतर आया। उसका अहंकार बुरी तरह जख्मी हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में बिजली की कड़क थी। जैसे ही सांझ वहां से भागने के लिए मुड़ी, रेयांश ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। सांझ के संभलने से पहले ही रेयांश ने उसे कसकर कमर से पकड़ लिया और अपनी ओर खींचकर उसके शरीर को अपने सख्त जिस्म से सटा दिया। छोड़ो मुझे, बदतमीजी मत करो, सांझ चिल्लाई और उसके सीने पर अपने हाथों से वार करने लगी। लेकिन रेयांश पर इस वक्त पागलपन सवार था। थप्पड़ मारने का अंजाम जानती हो? अब देखो कि जिसे तुम कीमत समझ रही थी, उसे मैं छीन भी सकता हूँ। इससे पहले कि सांझ कुछ समझ पाती, रेयांश ने अपना चेहरा झुकाया और उसके होंठों को अपने नियंत्रण में ले लिया। वह कोई प्यार भरा चुंबन नहीं था, बल्कि हक जताने और उसे नीचा दिखाने की एक कोशिश थी। सांझ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। सांझ ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने दोनों हाथों से रेयांश के सीने पर एक जोरदार धक्का दिया। रेयांश पीछे की ओर लड़खड़ाया। सांझ की आंखों से गुस्सा और अपमान के आंसू बह रहे थे। उसने अपने होंठों को हाथ से पोंछा, जैसे वह उसके निशान को मिटा देना चाहती हो। आप अमीर हो सकते हैं मिस्टर रेयांश मल्होत्रा, लेकिन आप एक गिरे हुए इंसान हैं। पैसा कमाना आसान है, पर तमीज और इज्जत कमाना आपके बस की बात नहीं है। वह अपना सामान छोड़कर वहां से भाग गई। रेयांश वहीं खड़ा रह गया। उसका हाथ अभी भी अपने गाल पर था।
जहां थप्पड़ की जलन थी, लेकिन उसके होंठों पर अभी भी सांझ का एहसास बाकी था। उस रात रियांश घर पहुंचा। उसे रात भर नींद नहीं आई। सारी रात उसकी करवटें बदलते हुए निकली। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और बोला, सांझ, इस थप्पड़ की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने रियांश मल्होत्रा से पंगा लिया है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा गुरूर तोड़ता हूँ। इधर सांझ घर पहुंचकर बहुत रोई। उसे बार बार रियांश मल्होत्रा का लिया गया चुंबन याद आ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर उसके पिता पैरालाइज ना हुए होते और घर की जिम्मेदारी ना होती तो वो ये होटल वाली लेट नाइट नौकरी कभी नहीं करती। 2 छोटी बहनें और एक भाई, सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसे रात भर होटल वाला सीन नज़रों के सामने घूमता रहा। सुबह हुई, उसने माँ से कहा, माँ, पीहू की तबीयत कैसी है? मैं होटल जाते हुए उससे मिल लूँगी। उसकी छोटी बहन पीहू हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसे ब्रेन ट्यूमर था। सरिता जी सांझ की माँ बोली, बेटा, पीहू ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऑपरेशन जल्दी करना होगा। सांझ का दिल बैठ गया। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? माँ, मैं होटल वालों से एडवांस की बात करती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दें। होटल का ख्याल आते ही उसका चेहरा उदास हो गया। क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लगता है तू रात भर ठीक से सोई नहीं है। कितनी बार कहा है सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखा कर। सांझ की माँ उसे प्यार से डांटते हुए बोलने लगी थी। तो सांझ बोली, माँ मैं ठीक हूँ, पापा ने दवाई ले ली, उन्हें टाइम से दवाई दिया करो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। तभी सांझ का फ़ोन रिंग करने लगा। सांझ ने अपने झोले से फ़ोन निकाला, एक नज़र फ़ोन पर डाली तो फ़ोन होटल से। उसने फ़ोन रिसीव किया। सर, बस मैं निकल ही रही हूँ, सांझ ने धीरे से कहा, लेकिन उधर से एक सख्त आवाज़ ने उसके पैरों को हिला दिया। मिस सांझ, आपको अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्यों सर? होटल का मैनेजर बोला। क्यों, ये तुम पूछ रही हो? तुमने कल जो ड्रामा किया है उसके बाद भी पूछती हो क्यों? हम यहाँ लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं ताकि हमारे होटल की रेपुटेशन बढ़े, और तुम जैसी लड़कियों की वजह से हमें अपने होटल का नाम बदनाम नहीं करना है। आपको पता है कल आपने किससे बदतमीजी की? शहर के जाने माने बिजनेसमैन रियांश मल्होत्रा। वो तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये बात यहीं तक रहने दें, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। अगर यह बात मीडिया में फैल जाती तो हम तो बर्बाद हो जाते। इसलिए अब तुम्हें होटल आने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं और काम ढूंढ लेना। फ़ोन के कटने की आवाज़ के साथ ही उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। उससे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ गया। वो वहीं दीवार के सहारे टिक कर बैठ गई। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जो एक उम्मीद थी वो भी टूट कर बिखर गई थी। अब क्या होगा? उसके शब्द टूटे हुए थे। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? सांझ की माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। सांझ ने अपनी माँ की ओर देखा और गले से लगकर रोने लगी। माँ, मेरी नौकरी चली गई, अब पीहू का ऑपरेशन कैसे होगा? सांझ की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। बेटा चुप हो जा, भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। तभी कमरे से पिता की आवाज़ आई। क्या हुआ सांझ, रो क्यों रही हो? सांझ ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। वो पिता को अपने हालात बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए हड़बड़ाकर अपने आंसू पोंछे। कुछ नहीं पापा, वो मैं फ़ोन चला रही थी, कहते हुए किचन से निकलकर पापा के पास आ गई थी। पापा बोले, बेटा आज काम पर नहीं गई, बस जा रही थी। उसने अपने आंसू छिपाते हुए कहा। बेटा मैं समझता हूँ, छोटी सी उम्र में तुम्हारे कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है। अगर आज मैं ठीक होता तो तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। वो भावुक हो उठे तो सांझ ने गाल फुलाते हुए कहा, पापा अगर मैं लड़का होती तो भी आप ऐसी ही बातें करते। मैं बड़ी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है सबका ख्याल रखना। पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है पापा, मैं निकलती हूँ, आप टाइम से दवाइयाँ ले लेना। जब वो टिफ़िन उठाने लगी तो माँ ने हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ? सांझ ने मायूसी से कहा, माँ पापा को कुछ मत बताना, मैं अस्पताल पीहू के पास जा रही हूँ। कहते हुए वो घर से निकल गई। वो सड़क पर बेतहासा सड़क पर चल रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि कहाँ है। ना उसे गाड़ियों की हॉर्न सुनाई दे रही थी और ना ही सड़क पर आती जाती गाड़ियों की आवाज़। वो बस यही सोच रही थी कि आखिर वो इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। तभी तेज रफ्तार से आती हुई ब्लैक कार से
टकरा गई और सांझ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। वो कमरा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। वो एकदम उठकर बैठ गई। उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई मगर कमरा एकदम खाली था। मैं कहाँ हूँ? उसने मन ही मन सोचा। फिर दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि मैं कल किसी गाड़ी से टकरा गई थी। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने धीरे से अपने हाथों का सहारा लिया और उठने की कोशिश करने लगी मगर उठ न सकी। उसके पूरे बदन में दर्द था। जब उसने अपने कपड़ों पर नजर डाली तो वो बदले हुए थे। उसकी धड़कन तेज हो गई, आंखें बड़ी। मेरे कपड़े किसने बदले? और एक बार फिर बुदबुदाई मगर उसके पास कोई नहीं था जो उसकी बात का जवाब देता। तभी उसने देखा कि हाथ में ट्रे लिए हुए एक औरत अंदर आई और हंसते हुए सांस से बोली, बेबी जी, आपको होश आ गया? अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये औरत कौन थी? सांझ को कुछ भी पता नहीं था। मैं अभी मैडम को बताती हूँ कि आपको होश आ गया है। पूरे दिन वह बहुत परेशान रही हैं। सांझ ने हिचकिचाते हुए पूछा, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वह हंसते हुए बोली, बेबी जी, मैंने ही किए थे। आपके कपड़े सड़क पर गिरने से फट गए थे। सांझ के दिल में थोड़ी तसल्ली हुई। वह तो न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। नौकरानी के जाने के बाद एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 साल की रही होगी कमरे में दाखिल हुई। गोरा रंग, बड़ी आंखें, चेहरे पर मुस्कुराहट। कैसी तबीयत है बेटा अब आपकी? आप ठीक तो है ना? दर्द तो नहीं हो रहा? उसने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए मगर सांझ सिर्फ उसे देखती रही। बेटा, ऐसे कौन चलता है बीच सड़क पर? अगर मैंने सही समय पर ब्रेक न लगाई होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता मेरे हाथों से। राम राम, मुझे सोचते हुए भी डर लग जाता है। क्या घर से झगड़ा करके निकली थी या फिर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था? उसने हंसते हुए कहा तो सांझ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। फाइनली तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अच्छा बताओ, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल एक हीरोइन की तरह। उसकी बातें सांझ को बार बार हंसने पर मजबूर कर रही थीं। गूंगी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? बस मुस्कुराती रहोगी? आंटी जी, मैं सांझ हूँ। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, सांझ। क्या काम करती हो? जी फिलहाल तो कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बताओ तुम कल किस परेशानी में थी जो मरने के लिए मेरी गाड़ी के नीचे आ गई? उसके इस तरह पूछने पर सांझ का दिल बैठ गया। उसे अपनी बहन पीहू की याद आई। डॉक्टर साहब के शब्द बार बार फिर उसके कानों में गूंज उठे। मिस सांझ, अगर 2 दिन में आपकी बहन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। जल्द से जल्द 15 लाख का इंतजाम कीजिए। 15 लाख? इतनी बड़ी रकम सांझ के लिए इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। सांझ की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों में मानो नदियां उफान ले रही थीं। वो सिसकियां भरने लगी। कंचन जी घबरा गईं। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या मेरी बात बुरी लगी है? तो सॉरी, मेरी तो मजाक करने की आदत है। तो सांझ ने अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं आंटी, मुझे आपकी बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगा। तो फिर क्या बात है? इस तरह से रोने का कारण मुझे बताओ, शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सांझ ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी कंचन जी को सुनाई, जिसे सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सांझ के आंसू पोंछे। बेटा रो मत, अब तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। पता नहीं सांझ के चेहरे में क्या था जो कंचन जी को अपना सा लगता था। उन्होंने कहा, मैं कराऊंगी तुम्हारी बहन का इलाज। मैं दूंगी तुम्हें 15 लाख रुपए। सांझ को पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। इतनी बड़ी रकम उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। आखिर यह आंटी मुझे इतने पैसे देने के लिए क्यों तैयार है? मैं तो इन्हें जानती तक नहीं। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। मगर आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? सांझ ने सवाल किया तो कंचन जी बोली, बेटा, मेरे पास इतनी दौलत है मगर किस काम की? अगर जिंदगी में किसी की मदद कर सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तुम चिंता मत करो, तू डॉक्टर के पास जा और अपनी बहन का इलाज शुरू करवा दे। तेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। मगर आंटी, मैं कैसे ले सकती हूँ इतने रुपए? कंचन जी बोली, मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे चुका देना। मगर मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है।
सांझ ने कंचन जी की बात सुनकर कहा तो कंचन जी बोली, अच्छा ठीक है, तो आज से और अभी से मैं तुझे अपनी कंपनी में नौकरी भी देती हूँ। आज से तू मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी और मेरी बेटी भी। कंचन जी की बात सुनकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अपनी माँ की बात याद आई कि माँ ने सच ही कहा था, भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा ज़रूर खोल देते हैं। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मगर आंटी, आप इतने बड़े घर में अकेली ही रहती हैं क्या? सांझ ने हिचकिचाते हुए सवाल पूछा। कंचन जी उसके पास ही बैठी। सांझ की बात सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, बेटा, भगवान का भी खेल निराला है। किसी के पास परिवार है तो पैसे नहीं होते उसे पालने के लिए, और जिसके पास करोड़ों की दौलत होती है उसके पास परिवार नहीं होता। कंचन जी की बात सुनकर सांझ ने आश्चर्य जताते हुए पूछा, तो क्या आपके कोई नहीं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरा एक बेटा है जिसका ज़्यादातर समय विदेश में ही गुजरता है। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा बिजनेस है इंडिया में, मगर नहीं, उसे तो लंदन में ही शिफ्ट होने का भूत सवार है। उनकी बात सुनकर सांझ ने पूछा, तो क्या वो कभी आपके पास नहीं आते? और उनके बच्चे? कंचन जी मुस्कुराई और बोली, जब शादी ही नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? कहता है मुझे शादी के नाम से नफरत है। और रही बात यहाँ आने की, तो आता है कभी कभार, 2-4 दिन के लिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके वापस लंदन लौट जाता है। मेरे साथ तो बहुत कम ही समय बिताता है, क्योंकि मैं उसे शादी करने के लिए फोर्स करती हूँ। उसके आगे पीछे लड़कियों की फौज रहती है, मगर शादी नहीं करना चाहता। मैंने भी सोच लिया है कि देखती हूँ कब तक अपनी जिद पकड़कर घूमेगा। और अंकल, वो हमारे साथ नहीं रहते। हमारा डिवोर्स हो गया था जब बिट्टू 10 साल का था। सुना है उसने विदेश में विदेशी लड़की से शादी कर ली और अमेरिका में शिफ्ट हो गया है। ये है मेरी कहानी। अब जब तुम्हें देखा तो तुम मुझे अपनी सी लगी हो। अब तुम अपने घर पर फ़ोन करके बता दो कि तुम कल आओगी। कंचन जी की बात सुनकर सांझ एकदम से बोली, नहीं आंटी, मुझे आज ही घर जाना है। माँ और पापा परेशान होंगे। अच्छा ठीक है, रात काफ़ी हो गई है, मैं ड्राइवर से कहती हूँ, वह तुम्हें घर छोड़ आएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और कल से ऑफिस आ जाना। सांझ ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और आंटी के गले मिली। आंटी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी आपके लिए हंसते हंसते आप पर कुर्बान कर दूंगी। यह मेरा वादा है आपसे। अच्छा देखते हैं। कंचन जी ने हंसते हुए सांझ के गाल पर प्यार से हाथ रखा और कहा, तुम आज से किसी भी बात की चिंता मत करो और आराम से घर जाओ। सांझ को ड्राइवर ने उसके घर छोड़ा, लेकिन सांझ को नहीं पता था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही थी। उसी रात अस्पताल से फ़ोन आया कि उसकी बहन पीहू की हालत नाजुक है और उसे फ़ौरन एक सर्जरी की ज़रूरत है, जिसका खर्च 15 लाख रुपए था। सांझ ने डॉक्टर से बात की और तुरंत पीहू की सर्जरी के लिए कहा। सुबह होते ही सांझ के अकाउंट में 15 लाख रुपए कंचन जी ने ट्रांसफ़र करवा दिए थे। पीहू का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका था। सांझ ने ऑफिस में जाना शुरू कर दिया था। शुरू में उसे थोड़ी बहुत परेशानी हुई, फिर सब कुछ उसने आसानी से सीख लिया था। जब से सांझ ने कंचन जी की ऑफिस में काम करना शुरू किया था, उसके दिन बदलने लगे थे। अब उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। भाई की फीस, बहन का इलाज, पिता की दवाइयाँ, सब कुछ वह आसानी से कर पा रही थी। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटने लगी थीं। वह अब खुश रहने लगी थी। कंचन जी के साथ उसका रिश्ता एक बॉस और एम्प्लॉय का नहीं था। कंचन जी उसे एक बेटी की तरह मानती थी। कंचन जी का ज़्यादातर समय सांझ के साथ ही गुजरता था। जब भी उसका दिल करता या अकेलापन महसूस होता तो उसे अपने घर बुला लिया करती थी और उसके साथ बैठकर ढेर सारी बातें किया करती थी। सांझ कंचन जी को देखकर हमेशा सोचती, कितनी अच्छी है कंचन जी, मगर उनके बेटे को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। एक दिन कंचन जी ने बातों बातों में हंसते हुए सांझ से कहा,
सांझ, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती, मगर मेरा नालायक बेटा शादी करना ही नहीं चाहता है। सांझ के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, आंटी, बहू ना सही बेटी तो हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। सांझ के आने से कंचन जी का अकेलापन दूर हो गया था। उधर रियांश भले ही लंदन में था, मगर उसका दिल और दिमाग इंडिया में ही रहता था। उस लड़की में इतनी कसक थी कि वह उसे भुला ही नहीं पा रहा था। कभी वह उसके साथ किए गए बर्ताव पे पछताता तो दूसरे ही पल उसका ईगो हर्ट होने लगता। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं इस तरह हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मुझे इंडिया जाना ही होगा। यह सोचते ही उसने इंडिया आने का प्लान बना लिया और तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, मैं इंडिया आ रहा हूँ। अच्छा बेटा, तो यह तो बड़ी खुशी की बात है। अकेले आ रहे हो या मेरी बहू को साथ लेकर? माँ, आप हमेशा बहू, शादी, इन सब के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? कभी तो मेरे दिल का हाल समझ लिया करो। शादी बहू से हटकर भी कुछ सोच लिया करो मेरे बारे में। आपको मेरे वहाँ आने की खुशी नहीं हो रही है क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मगर तू है कि तुझे लंदन में ही अच्छा लगता है। इतना बड़ा बिजनेस है। मेरी अब उम्र होती जा रही है। यहाँ रहकर इसे संभाल। मैं आखिर कब तक सब कुछ अकेले संभालती रहूँगी? ठीक है माँ, मैं वहीं आकर आपसे बात करता हूँ, कहकर फ़ोन काट देता है। कंचन जी आज सुबह से ही थोड़ी नर्वस थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने सांझ को फ़ोन करके कहा, सांझ बेटा, तुम ऑफिस चली जाना टाइम पर और सब कुछ संभाल लेना। मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सांझ ने घबराते हुए कहा, अरे मैम, क्या हुआ है आपको? मैं वहाँ आऊँ क्या आपके पास? नहीं बेटा, इतनी भी हालत ख़राब नहीं है। तुम ऑफिस में देख लेना। जैसे ही मुझे तबीयत ठीक लगेगी तो मैं आने की कोशिश करूंगी, कहकर कंचन जी ने फ़ोन काट दिया। रियांश घर पहुंचा। माँ को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर घबराते हुए पूछा, माँ, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर को फ़ोन किया कि नहीं? बेटा, थोड़ा सा सर में दर्द है, इसलिए ऑफिस भी नहीं जा पाई। सांझ को फ़ोन करके बता दिया है, वह वहाँ सब संभाल लेगी। सांझ? सांझ कौन है माँ? वह बेटा मेरी नई पर्सनल सेक्रेटरी है। बहुत अच्छी लड़की है, काम भी बहुत अच्छा करती है। 1 महीने में ही उसने मेरा आधा काम हल्का कर दिया है। रियांश को इस नाम में कुछ अजीब सा लग रहा था। उस लड़की से मिलने की इच्छा जागी। आखिर कौन है यह लड़की जिसने आते ही मेरी माँ पर ऐसा जादू कर दिया कि वह जब से मैं आया हूँ तब से मेरा हाल पूछने के बजाय उसके ही गुणगान गाए जा रही है। मैं भी तो देखूं आखिर यह सांझ कौन है। लेकिन आज रियांश को एक बात अजीब लगी थी। जब रियांश आया तो माँ ने एक बार भी उसे शादी करने पर जोर नहीं दिया था और ना ही शादी की बात चलाई थी। सोचा चलो अच्छा है, कम से कम माँ को मेरी फीलिंग समझ में तो आई। उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उस लड़की का पता निकलवाने के लिए जासूस लगाए, जो जिस लड़की ने रियांश को थप्पड़ मारा था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उस लड़की का पता चाहिए, ना घर का एड्रेस। तुम होटल वालों के पास जाकर उस लड़की का बायोडेटा निकालो। मुझे इसी वक्त उस लड़की से मिलकर अपना हिसाब पूरा करना है। मेरे दिल को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसके गुरूर को नहीं तोड़ देता। मगर उसे यह नहीं पता था कि जिस लड़की को वह शहर में ढूंढ रहा है वह उसी के ऑफिस में काम करती थी। रियांश तैयार हुआ। उसने माँ से कहा, माँ, मैं थोड़ा कंपनी में घूम कर आता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ स्टाफ कैसा काम कर रहा है। आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है तो आप 2 दिन आराम कीजिए जब तक मैं यहाँ हूँ। क्या तेरा 2 दिन के बाद फिर से लंदन जाने का इरादा है? हाँ माँ, और वैसे भी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और वैसे भी तू करता तो अपने मन की ही है। रियांश तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो सांझ को वहां देखते ही उसे वो थप्पड़ याद आ गया। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और अपनी केबिन में चला गया। लेकिन सांझ ने रियांश को नहीं देख पाया था। वह अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसने रियांश को नहीं देखा था।
रियांश ने रमेश, जो कि उसी स्टाफ का था, उसे फोन करके अपने पास बुलाया और पूछा, यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? उसकी आवाज़ सख्त और भारी थी। रमेश ने कहा, सर यह कंचन मैम की पर्सनल सेक्रेटरी है। 1 महीना हो गया है इसे कंचन मैम ने अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखा हुआ है। रियांश को समझ में आ गया कि यही है जिसके गुणगान माँ गा रही थी। रियांश रमेश से कहता है, उस लड़की को केबिन में भेजो, मुझे उससे मिलना है। रमेश ने जैसे ही सांझ से कहा कि सर आपको बुला रहे हैं, तो सांझ एकदम से चौंक गई। कौन सर? बोला, कंचन मैम के बेटे हैं, आज लंदन से आए हैं। सुनकर सांझ के पैर कांपने लगे। मैम ने तो बताया ही नहीं, मैं कैसे मिलूंगी? और मैम ने कहा है वो बहुत ही अकड़ू और घमंडी है, किसी की नहीं सुनते। मगर उसने हिम्मत जुटाकर केबिन की तरफ घुमाई और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए केबिन के पास पहुंची। दरवाजा नॉक किया तो सामने खिड़की की तरफ चेहरा करके एक सख्त आदमी बैठा हुआ था, जिसकी पीठ सांझ की तरफ थी। सांझ की नजरें जमीन की तरफ थी। वो घबराहट के मारे बार बार अपनी उंगलियां चटका रही थी। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बैठिए मिस सांझ। सांझ धीरे से बैठ गई। बहुत तारीफ सुनी है माँ से आपकी, कहते हुए वह शख्स धीरे से मुड़ा। जैसे ही सांझ ने चेहरा उठाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने रियांश मल्होत्रा था, वही शख्स जिसने होटल में उसके साथ बदतमीजी की थी, जिसे उसने थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से उसे होटल छोड़ना पड़ा था। सांझ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वह पीछे हटने लगे। आप नहीं, आप यहाँ कैसे? आप कंचन मैम के बेटे? उसकी धड़कन तेज हो गई थी। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा फैल गया। क्या हुआ मिस सांझ? आपको क्या लगा था होटल वाला चैप्टर क्लोज हो गया? नहीं, कभी नहीं। रियांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मैं रियांश मल्होत्रा हूँ, जो कभी किसी को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जब तक मैं तुम्हारे गुरूर को नहीं तोड़ देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। वह थप्पड़ याद है ना? उसकी गूंज मुझे आज तक सुनाई देती है। देखिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। वो तो आपने ही बकवास बंद करो। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुमसे बहस करना चाहता हूँ? सांझ बोली, ना मैं उस वक्त आपसे बहस करना चाहती थी, ना ही अब। मुझे नहीं पता था कि कंचन मैम के आप ही बेटे हैं, वरना मैं यहाँ नौकरी कभी नहीं करती। और अब मैं यह नौकरी छोड़ रही हूँ। आप कंचन मैम से कह दीजिएगा, मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रही हो। इतनी ही हिम्मत है तो खुद क्यों नहीं कह देती? तुम जैसी लड़कियां होती ही खुदगर्ज हैं। जिस औरत ने तुम्हारी मदद की हुई, मरती हुई बहन को बचाया, तुम्हें नौकरी दी, उसके एहसान को चुकाओगी नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? सांझ ने पूछा। तो रियांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और सांझ के ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या शादी? आप होश में तो हैं? सांझ चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये इंसान कितना गिरा हुआ है। इसे सिर्फ दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना आता है। इसके अंदर दिल नाम की कोई चीज नहीं है। वो इसी सोच में थी कि तभी रियांश उसके करीब आया। उसकी आंखों में वही पुराना प्रतिशोध चमक रहा था। उसने सांझ के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया तो सांझ 2 कदम पीछे हट गई। सांझ के हाथ कांपने लगे। रियांश बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। रियांश मल्होत्रा का आदेश, जिसे तुम्हें मानना ही होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, समझे तुम? मैं मर जाऊंगी, मगर तुम जैसे घटिया और घमंडी इंसान से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा, तो यही बात अपनी कंचन मैम से कहना जब वो तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आएंगी। सांझ का चेहरा पीला पड़ गया। तुम जैसी लड़कियों की असलियत उन्हें भी तो पता चले कि तुम जैसी लड़कियां अपने सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचती। उन्होंने तुम्हें 15 लाख रुपए दिए, जो तुम कभी चाहकर भी उन्हें नहीं लौटा पाओगी। इसलिए तुम्हें मुझसे एक डील करनी ही होगी, और इस डील के बारे में अगर तुमने माँ को बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सांझ की आंखों में आंसू आ गए। कैसी डील? उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ 6 महीने के लिए शादी करनी होगी। 6 महीने तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। फिर तुम कहलाओगी पूरे समाज में छोड़ी हुई पत्नी। तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। जो करारा थप्पड़ तुमने मेरे चेहरे पर मारा था, वही करारा थप्पड़ मैं तुम्हारी रूह पर मारूंगा। तब होगा मेरा बदला पूरा।
और अगर तुमने इस शादी के लिए मना किया तो तुम जैसी खुद गर्ज इंसान दुनिया में नहीं होगी। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी कंचन मैम की इच्छा कभी पूरी ना हो? उसने सांझ को अब इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। तुम्हारी कंचन मैम का ख्वाब सजाए बैठी हैं कि उनका बेटा शादी करे, उनके घर में बहू आए। क्या तुम उनकी इच्छा पूरी नहीं करोगी? क्या तुम उनके सपने नहीं पूरे करोगी? क्या तुम नहीं चाहती कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो? अगर चाहती हो तो शादी के लिए मना मत करना। मैं आज ही माँ से अपनी शादी की बात करूँगा। सांझ कुछ बोल ही नहीं पाई थी। वह बस सर झुकाकर आंसू बहाती हुई कुर्सी पर ऐसे बैठी रही जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। वह एक लाश बन चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जिंदगी उसके साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी। रियांश ने सांझ की कुर्सी को चारों तरफ घुमाया और झुकते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले गया और सलाम ठोकते हुए बोला, चलता हूँ मिसेज रियांश मल्होत्रा, जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आने वाला हूँ, कहकर मुस्कुराकर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज से सांझ एकदम से चौंक गई और अपने घुटनों में सर छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। ऑफिस के उस खाली कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थी। थोड़ी देर रोने के बाद जब उसका दिल भर गया तो उसने अपनी हथेलियों की पीठ से अपने आंसू पोंछे। मैं तुमसे शादी करूंगी रियांश मल्होत्रा, तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए, क्योंकि उनके एहसान चुकाने का मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने जो मेरे साथ किया उसके बदले में अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ। मुझे पता है तुमसे शादी करना मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं होगा। रोज़ मुझे एक मौत मरना होगा, मगर मैं ये करूँगी कंचन मैम, सिर्फ आपके लिए। रियांश घर पहुँचा तो उसका मूड देखकर कंचन जी से नहीं रहा गया। वो बोली, बिट्टू क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आज जब से ऑफिस से आया है बदला बदला सा लग रहा है। रियांश तो इसी फिराक में था कि कब माँ पूछे और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिले। वो कंचन जी के पास बैठ गया और बड़े भोलेपन से बोला, माँ आप हमेशा कहती थी ना कि रियांश शादी कर ले, तो मैंने शादी करने का मन बना लिया है। रियांश के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए कंचन जी के कान तरस गए थे। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। क्या कहा तूने, शादी? मीना मीना, जरा मुझे चुटकी तो काटना, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। हाथ जोड़कर भगवान के पास खड़ी हो गई। भगवान, आपने मेरी बरसों की इच्छा आज पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बेटा कौन है वो लड़की? मैं अभी इसी वक्त उसके घर जाकर रिश्ते की बात करती हूँ। रियांश भौहें उचकाते हुए बोला, माँ आप उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको बहुत पसंद भी आएगी। अच्छा कौन है वो, जरा मैं भी तो सुनूं। रियांश अपना सिर खुजलाते हुए बोला, माँ वो सांझ। क्या? वो सांझ मेरी सेक्रेटरी? जी माँ, मैं उसे पहले से जानता था और पसंद भी करता था। आप कल उसके घर जाकर रिश्ते की बात कर आना और शादी का मुहूर्त जितनी जल्दी हो सके बनवा लेना। कंचन जी की दुआएं और रियांश की नफरत के बीच फंसी सांझ की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां हर कदम पर उसे एक नई मौत मरनी थी। शादी की रस्में पूरी हुई और दुनिया की नज़रों में वह मल्होत्रा खानदान की बड़ी बहू बनकर आ गई। लेकिन कमरे का दरवाजा बंद होते ही हकीकत कुछ और ही थी। फूलों से सजे उस भव्य कमरे में सन्नाटा पसरा था। रियांश ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए सांझ की ओर देखा। सांझ कमरे में एक कोने में डरी सहमी खड़ी थी, जैसे कोई हिरनी शिकारी के सामने खड़ी हो। बेड पर चलो, रियांश की आवाज में हुक्म था। सांझ का शरीर कांप उठा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया और रुआसी आवाज में बोली, मुझे नहीं जाना वहाँ। हमारी डील सिर्फ माँ के सामने नाटक करने की थी। रियांश के चेहरे पर एक ठंडी और कुटिल मुस्कान आई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। सांझ पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। रियांश ने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। बेड पर चलो, उसने सांझ की आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं,
मैं यहीं सो जाऊंगी। सांझ ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मासूम जिद थी। क्यों, वहाँ कांटे बिछे हैं क्या जो तुम्हें चुभ जाएंगे? रियांश ने कंधे उचकाते हुए तंज कसा। मुझे आपके साथ बेड शेयर नहीं करना, इसलिए मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगी। सांझ ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपने शब्द दोहराए और वापस सोफे की तरफ मुड़ने लगे। तभी रियांश ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। सांझ सीधे उसके सीने से टकरा गई। रियांश ने उसके चेहरे के बेहद करीब झुककर कामुक और भारी शब्दों में कहा, क्यों, मुझसे कोई खतरा महसूस हो रहा है क्या? सांझ की सांसें अटक गईं। रियांश की आंखों में प्रतिशोध और जुनून का एक ऐसा मेल था जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। वह खामोश खड़ी बस उसे देखती रही। चलो बेड पर, और याद रखना, अगर मेरा मूड खराब हुआ तो बच तो तुम सोफे पर भी नहीं सकती हो। रियांश मल्होत्रा जो चाहता है वो छीनना भी जानता है। उसने सांझ को लगभग उठाते हुए बेड की तरफ धकेला। सांझ बिस्तर के एक कोने में सिमट गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब होने लगे। रियांश उसके बगल में लेट गया। जब उसकी पीठ सांझ की तरफ थी, उसे सुकून था कि उसने सांझ को डरा दिया था, पर सांझ की सिसकियों ने अनजाने में ही उसके पत्थर दिल पर एक खरोंच छोड़ दी थी। अगले 6 महीने सांझ के लिए अग्नि परीक्षा की तरह थे। रियांश उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह ऑफिस में उसकी बॉस कंचन जी की चहेती बनी रहे और घर में रियांश की नफरत की शिकार। लेकिन इस बीच सांझ ने कंचन जी के अधूरेपन को समझा। उसने रियांश के मामा की साजिश का पर्दाफाश किया और रियांश के पिता को वापस बुला लिया। जब रियांश को पता चला कि जिस पिता से वह नफरत करता था वह तो बेगुनाह थे, तो उसका सारा अहंकार ढह गया। उसने पहली बार सांझ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। सांझ, मैंने तुम्हें नर्क देने का वादा किया था, पर तुमने मुझे मेरा खोया हुआ स्वर्ग वापस दे दिया। मुझे माफ कर दो। 6 महीने पूरे हुए। सांझ अपना सामान समेट कर जाने लगी। डील खत्म हुई रियांश, अब मुझे जाने दो। रियांश ने उसका रास्ता रोक लिया। नहीं सांझ, अब कोई डील नहीं होगी, अब सिर्फ हमारा रिश्ता होगा। तभी सांझ का सिर चकराया। रियांश ने उसे संभाल कर बेड पर लिटाया। डॉक्टर ने जांच के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो मिस्टर मल्होत्रा, सांझ मां बनने वाली है। रियांश की आंखों में पछतावे के साथ साथ बेपनाह खुशी के आंसू थे। उसने सांझ का हाथ अपने माथे से लगाया और बोला, उस रात मैंने तुम्हें डराकर बेड पर बुलाया था, पर आज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रुक जाओ। ये बच्चा हमारी नफरत का नहीं, हमारे नए प्यार का गवाह बनेगा। सांझ ने मुस्कुराते हुए रियांश के चेहरे पर हाथ रखा। वह थप्पड़, वह नफरत और वह कड़वाहट, सब कुछ उस एक पल के लिए प्यार में धुंधला पड़ गया। मल्होत्रा खानदान में अब नफरत के करार की नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की किलकारियों की गूंज सुनाई देने वाली थी। मल्होत्रा मैंसन आज रोशनी से इस तरह जगमगा रहा था जैसे कोई त्योहार हो। आज सिर्फ रियांश और सांझ की शादी की पहली सालगिरह नहीं थी, बल्कि एक जश्न था उस परिवार के दोबारा जुड़ने का जो साजिशों की भेंट चढ़ गया था। बड़े से हॉल में कंचन जी लाल रंग की बनारसी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी आंखों में बरसों बाद वह चमक लौटी थी जो रियांश के पिता दीपक मल्होत्रा के वापस आने से मुकम्मल हुई थी। दीपक जी ने कंचन जी का हाथ थाम रखा था। रियांश दूर खड़ा अपने माता पिता को देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे कि उसने अपने पिता को समझने में इतनी देर कर दी। तभी सीढ़ियों से सांझ उतरी। उसने हल्के नीले रंग का अनारकली सूट पहना था जिसमें उसका बेबी बप साफ झलक रहा था। उसके चेहरे पर गर्भावस्था का एक अलग ही नूर था। उसे देखते ही रियांश की नजरें ठहर गईं। उसे याद आया वो दिन जब उसने इसी लड़की को होटल में अपमानित किया था और बेड पर जाने का ऑर्डर दिया था। आज वही रियांश उसके कदमों की आहट पर अपना दिल बिछाने को तैयार था। रियांश आगे बढ़ा और सांझ का हाथ थामकर उसे स्टेज तक ले गया। सांझ, रियांश ने सबके सामने माइक थामा। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने इस रिश्ते की शुरुआत एक करार से की थी। मैंने नफरत का सौदा किया था। मैंने इस मासूम लड़की को बहुत दर्द दिया, इसे डराया,
इसे मजबूर किया, लेकिन सांझ ने मेरी नफरत के बदले मुझे मेरा परिवार वापस दे दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसकी वजह से हूँ। रियांश घुटनों के बल बैठा और सांझ के हाथ को चूमते हुए बोला, सांझ, क्या तुम उस पुराने करार को हमेशा के लिए जलाकर मुझे अपना असली पति स्वीकार करोगी? क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को दुनिया की हर खुशी दे सकूं? सांझ की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। उसने रियांश को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। कंचन जी ने आगे बढ़कर दोनों की नजर उतारी। बेटा, भगवान ने मेरा घर फिर से बसा दिया, कंचन जी ने रुधे हुए गले से कहा। तभी दीपक जी ने रियांश के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अतीत को भूल जाओ, अब भविष्य तुम्हारे सामने है। उस रात जब सब मेहमान चले गए, रियांश और सांझ अपने कमरे में थे। वही कमरा जहां रियांश ने कभी सांझ को धमकी दी थी। रियांश ने उसे बेड पर बिठाया और खुद नीचे जमीन पर बैठ गया। आज बेड पर नहीं सोना? सांझ ने शरारत से पूछा। रियांश मुस्कुराया और अपना सिर सांझ की गोद में रख दिया। आज मुझे सुकून की नींद चाहिए सांझ, और वो सिर्फ तुम्हारी पनाह में मिल सकती है। मुझे उस रात के लिए माफ़ कर दो जब मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। सांझ ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। रियांश, मैंने वो सब कब का भुला दिया, क्योंकि अगर वो नफरत ना होती तो शायद हम आज इस मोड़ पर ना होते। आपने मुझे प्यार करना सिखाया और मैंने आपको माफ़ करना। खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। मल्होत्रा खानदान की वो नफरत भरी दास्तां अब खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ खुशियां थी, उम्मीदें थी और इंतजार था उस नन्ही जान का जो इस नफरत के करार को हमेशा के लिए मोहब्बत की मिसाल बनाने वाला था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।